हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इससे पिछली दो वीडियो मैंने डाली थी पॉलिटिकल साइंस की ही, जिसमें मैंने आपको टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 कराया था, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स लिए थे। जिसमें मैंने पहली वीडियो में 2 चैप्टर कराया था और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव वाला चैप्टर करा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई जो आपका 5वां चैप्टर, जिसका नाम है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, इसके कुछ क्वेश्चंस को। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है मिड टर्म का, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें। और चलिए फिर इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एमसीक्यू वाला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो देखिए जो लोकसभा जो आपकी होती है वो होती है भाई जो एक ऐसा सदन एक तरीके से जिसको जनता चुनती है और जिसमें प्रधानमंत्री के तरीके से चूज करा जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है भाई आपका 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो राज्यसभा है ये पहली बात तो अपर हाउस है, और दूसरा जो ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर सी है, इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं ना कि राज्यसभा पढ़ते हैं और देखते हैं अपर हाउस लिखा है और बी टिक कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने, मैंने टेस्ट लिया ट्यूशन में, तो उन लोगों ने अपर हाउस करके छोड़ रखा है। बट इसका जो रियल आंसर है वो बी और सी दोनों है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस के साथ साथ में एक परमानेंट हाउस भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी क्लिक करेंगे और बी और सी बोथ आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दल बदल विरोधीकरण की एंटी डिफेक्शन जो लॉ था वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो देखिए दल बदल का मतलब क्या होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास चुनाव चिन्ह को अपना करके कोई चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, और जीतने के बाद जब वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला गया चुनाव जीतने के बाद, तो उसको हम कहते हैं भाई दल बदल। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी सरकारें ना गिर जाती हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए 1985 में, किसमें, 1985 में दल बदल निरोधक कानून को लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यानी कि कौन से विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका भाई धन विधेयक बिल, जिसको हम कहते हैं मनी बिल, क्योंकि मनी बिल ही एक ऐसा बिल है जिसको केवल और केवल लोकसभा ही पेश कर सकती है। और अगर यहां से ये पास हो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसको पास करो, या उसमें कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो बताओ, वरना वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से भी पास हो जाता है। तो ये पावर जो होती है वो मनी बिल की होती है, जो कि केवल हम कहां पेश कर सकते हैं भाई, लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हमारे संविधान में पहले से लिखी गई हैं, अगर आप लोग को उसमें कोई बदलाव करना है, दैट मींस कि आप क्या करना चाहते हो भाई, संविधान में संशोधन करना चाहते हो। और जब आप संविधान में संशोधन करते हो तो हमेशा ही इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है भाई, विशेष बहुमत की। ठीक है, तो विशेष बहुमत के जरिए ही आप संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्या कर सकते हो, संशोधन या फिर अमेंडमेंट कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका सही आंसर है। तो ये हो गए इसके कुछ एमसीक्यू। चलिए अब बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की, और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विधायिका की परिभाषा लिखिए। तो देखिए जो विधायिका जो आपका है वो सरकार का वह अंग है जो नियमों को बनाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो सबसे पहला वाला होता है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर या फिर विधायिका, ये क्या करता है भाई, कानून का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, कानून का निर्माण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में 2 अंतर बताना है। तो 2 अंतर से हम ज्यादा बता देते हैं भाई कि लोकसभा जो आपका है वो निचला सदन है, राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है। लोकसभा में जो टोटल सीटें वो कितनी है, 545 है, जिसमें 543 पर जो एक तरीके से चुनाव होते हैं और 2 यहां पर जो है एक तरीके से रिजर्व सीटें या फिर मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और वैसे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसमें 238 तो चुने जाते हैं विधायकों द्वारा, प्लस में जो 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपने लोकसभा को देखा होगा तो इसका जो निर्वाचन होता है सीधा इसकी जनता करती है, और राज्यसभा में कौन करता है, राज्यसभा में जिन विधायकों को हम चुनते हैं वो विधायक राज्यसभा के मेंबर को चूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके भाई अंतर।
अगला क्वेश्चन है कि हमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सबको पता है कि जो भारत का संसदीय प्रारूप है उसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आखिर दो सदनों की आवश्यकता हमें क्यों है, यह सवाल पूछा गया है। तो इसका कारण यह है कि अगर हमारे पास दो सदन होगा तो हम जो गलतियां करते हैं नियमों को बनाने में वो थोड़ी कम होगी। इसके अलावा जो हमारे पास दो सदन है ये परमानेंट तो नहीं है, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, कब सरकार गिर जाए किसी को पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है। तो ये जो है एक तरीके से देश को चलाने के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन बताया जाता है और इसीलिए हमें दो सदनों की आवश्यकता है। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक सदन ने कोई नियम जल्दबाजी में पास कर दिया या उसने कोई गलती वगैरह नहीं देखी तो जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो वो उसको काफी बढ़िया तरीके से जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद ही उसको पास करेगा। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दो सदनों की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन भाई आपका दल बदल क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई जनप्रतिनिधि, मैंने क्या बताया, जब कोई जनप्रतिनिधि क्या करता है, किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे कि मैं ही था और मैंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा और मैं जीत गया और जीतने के बाद मैंने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया भाई, दल बदल किया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपको इलेक्शन भी लड़ना है और जीतना भी है, और जीतने के बाद अगर आप अपनी पार्टी चेंज कर रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, दल बदल बोलूंगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल और एक और है गवर्नमेंट बिल। तो देखिए जो बिल होता है, बिल का मतलब करता है यानी कि प्रस्तावित कानून के प्रारूप को, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं या तो बिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बिल है यहाँ पर वो बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमें दो के बारे में पूछा गया है, एक तो प्राइवेट पूछ रहा है और एक गवर्नमेंट पूछ रहा है। प्राइवेट बिल का मतलब होता है कि जब कोई मंत्री बिल पेश नहीं करता है तो उसको प्राइवेट बिल कहते हैं, और जब कोई सरकार का जो मंत्री वगैरह होता है, जैसे कि मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, कौन है, वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय के जो मंत्री वगैरह, जैसे कि मान लीजिए वित्त मंत्रालय किसके अंडर में, निर्मला सीतारमण के अंडर में है, वो अगर कोई विधेयक लेकर के आती है तो ऐसे बिल को मैं क्या बोलूंगा, गवर्नमेंट बिल बोलूंगा। मान लीजिए राहुल गांधी कोई बिल लेकर के आते हैं तो वो जो बिल होगा आपका वो एक प्राइवेट मेंबर वाला बिल हो जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस होता है प्राइवेट मेंबर बिल में और गवर्नमेंट बिल में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे सेक्शन बी का, हो गया आपका शॉर्ट आंसर जो कि 2-2 मार्क्स के थे। एक और बात, इन सब के जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा मैं, उस पर आप क्लिक करिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर सी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए क्या है कि कानून बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें पड़ेगा भाई लोकसभा की, एक हमें पड़ेगी जरूरत भाई राज्यसभा की, और साथ में हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एक राष्ट्रपति की। ठीक है, सिंपल और आसान सवाल अगर आपको इसका लिखना है, आसान जवाब, तो यही 3 तरीका है कि मान लीजिए कोई भी विधेयक था, वो लोकसभा में आया, वहां डिस्कशन हुआ, जो भी उसके अंदर त्रुटियां थी या फिर जो कमियां थी उसको वहां पे फुलफिल किया गया, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग कराई गई और यहां से मान लीजिए कि वो पास हो गया। पास हो गया, सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे राज्यसभा में, वहां पर जाएगा, बिल के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, वहां पे उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसमें अगर कोई कमी है तो वापस इनको भेजा जाएगा, फिर ये चेंज करके वापस इसको देंगे। और मान लीजिए कि इन लोगों ने भी वोटिंग कराई और वो बिल यहां से पास हो गया, उसके बाद वो कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने विवेक का, अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उनको लगेगा कि ये बिल सही है तो उस बिल को पास कर देंगे और फाइनली उसके ऊपर साइन कर देंगे। और अगर वो साइन कर देते हैं दैट मींस कि आपका जो विधेयक था वो क्या बन गया, एक वो कानून बन गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विधेयक जो है, विधेयक क्या है आपका, एक कानून कैसे बनता है। ठीक है, विधेयक से क्या बना दिया भाई मैंने, कानून बना दिया, जिसके लिए मेरे को 2 सदनों की जरूरत पड़ी और साथ में हमें राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी प्रक्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए संसद जो आपका है, जो लोकसभा और राज्यसभा आता है, उसके कार्य पूछ रहा है भाई। तो इसके 3 कार्य क्या है भाई, कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन करना, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, संविधान में संशोधन करना, सरकार को चलाना, ये सभी के सभी जो काम होते हैं वो किसके होते हैं, संसद के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आखिरी कि लोकसभा की शक्तियों को राज्यसभा से अधिक क्यों माना जाता है। तो कारण क्या है भाई कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है और राज्यसभा पावरफुल नहीं है। तो कारण इसका आप यही बताएंगे कि जो लोकसभा है इसका जो निर्वाचन होता है सीधा के सीधा कौन करता है, जनता करती है।
ठीक है। इसके जरिए पूरे के पूरे देश की सरकार को चलाया जाता है और साथ में जो लोकसभा है यही हमारे पूरे के पूरे देश में जो भी पैसे का खर्च है, देश को कैसे चलाना है, ये सारी की सारी शक्तियां वो लोकसभा के पास है। आपातकाल की शक्तियां भी इसके पास है एक तरीके से, और इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां हैं। तो यही थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन और यहीं पे वीडियो को मैं खत्म करता हूं। और एक और बात ध्यान रखना कि इसमें मैंने आपको विधायिका वाला चैप्टर कराया है, इससे जो पिछली वीडियो थी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला कराया था, और उससे पहले मैंने आपको राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको जो पहला चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो कराया था। तो ये इस तरीके से आप सारे के सारे चैप्टर कर लेना, और साथ में सभी के आंसर मेरी वेबसाइट पे हैं जो कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। और मिलता हूं मैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।